वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 12th के अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम पावर फैक्टर बताया था और आपको पावर फैक्टर आना चाहिए क्योंकि पूरे सर्किट की कहानी जो है पावर फैक्टर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। क्योंकि पावर फैक्टर वो टर्म होगा जो हमारी सर्किट में ये डिसाइड करते हैं कि हमारी सर्किट में कम से कम शक्ति का क्षय हो, पावर लॉस हो। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि सर्किट हम यूज करें तो उसमें कम पावर लॉस हो, लेकिन वो रेजिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि शायद आपको बच्चों याद हो कि मैंने बताया था कि पावर फैक्टर मतलब जो शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक उसे हम दिखाते हैं cos फाई से। और ये जो शक्ति गुणांक है, किसी अगर नॉर्मल सर्किट के बारे में बात करें तो नॉर्मल सर्किटों में ये शक्ति गुणांक को हमने दिखाने की कोशिश किया था कि ये फाई के ऊपर डिपेंड करता है, यही वो फाई है। और इसको निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस किस चीजों की? ये वाली वैल्यू जो कि ये है VL था और ये वाली वैल्यू जो कि एक VR को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर मेरे पास इंडक्टर नहीं है, अगर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के केस में यही VL की जगह पे यहां पर VC मिल जाता था एट दैट सेट, और कुछ कहानी चेंज नहीं थी। तो बच्चों यहाँ पे शक्ति गुणांक cos फाई जो है वो डिपेंड करता था आपके ऊपर, मतलब कि बेस वाली वैल्यू IR होती थी। और जो लोगों ने लास्ट क्लास किया होगा उनको याद होगा कि यहां पर हम यूज करते थे R² प्लस XL का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि cos फाई की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू होगी किसी भी नॉर्मल सर्किट के लिए। अगर L सर्किट है साथ में तो L, और C सर्किट अगर है आपके साथ में तो यहाँ पे XL की जगह पे XC यूज कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट टाइम के बारे में बात करूं तो हमने बात किया था वॉटहीन धारा, याद हो आपको? वॉटहीन धारा के केस में आपको पता चला कि जो बार पी की वैल्यू है वो आइडियल होगी तो 0 होनी चाहिए। अब वो कब पॉसिबल है? जब आपका cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और cos फाई की वैल्यू 0 तब पॉसिबल थी जब ये आपकी वैल्यू cos पाई बाई 2 आए। ये cos 0, ये cos पाई बाई 2 आए, तभी तो ये पॉसिबल है कि ये 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो तय था कि हमें जब प्योर इंडक्टर मिले, प्योर इंडक्टर के केस में आपको ये VR की कहानी मिलती नहीं थी, तो उस समय करंट और वोल्टेज सीधे सीधे पाई बाई 2 बनाते और आपको पाई बाई 2 की वजह से cos फाई 0 मिलता और पावर जो है वो 0 मिलता। ऐसे केस में जो करंट आता था उसे आप नाम देते थे वॉटहीन धारा। रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, मैं सिर्फ पिछली चीजों को ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉटहीन धारा की कहानी जो थी वो आपकी पाई बाई 2 के कारण निकलती थी। वही मैं बात करूं अगर कि नॉर्मल सर्किटों में जिसमें केवल L सर्किट नहीं है, केवल C सर्किट नहीं है, तो ऐसे केस में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो ये होगा। हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम cos फाई को क्या रखें? कम से कम रखें, ताकि उस सर्किट में जो पावर लॉस हो कम से कम हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका होगा वो है चोक कुंडली। चोक कुंडली, इसको हम लोग कहते हैं चोक कॉइल। तो बच्चों चोक कॉइल होता क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक जो आपने वॉटहीन धारा दिखा था ना, उसी के सिद्धांत पर आधारित यह है सिस्टम। तो चोक कुंडली क्या है? यह वॉटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। ठीक, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें भी cos फाई की वैल्यू हमें 0 रखनी है। कोशिश तो हमारी यही होती है, लेकिन हो नहीं पाता, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये युक्ति है। और होगा कैसा, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझा जाए तो कुंडली, चोक कुंडली कहां होता है? तो मैं आपको याद दिला दूं, तो कहीं और नहीं, आप अपने घर की ट्यूबलाइट्स को देखिए, उस ट्यूबलाइट के नीचे एक चोक लगा होता है और वही चोक कॉइल है।
मैंने बोला था ना, इस सर्किट का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। केवल यही नहीं, केवल जरूरी नहीं कि आपका चोक कॉइल में वो कॉइल ही चोक कॉइल बंद करके आपके सर्किट में पावर लॉस करता है। और भी डिवाइसेस हैं जहां पर आपके पावर को बचाने के लिए, मतलब पावर लॉस को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दूसरे डिवाइसेस, जैसे कंडेंसर। जैसे चोक कॉइल है आपके प्योर इंडक्टर के तरह हम यूज करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही आप कंडेंसर वाली सर्किट को भी यूज करते हैं CFL वगैरह में। तो आइए पहले इसको अच्छे डिटेल में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मेरे पास बच्चों ये कोई कॉइल है, एक इंसुलेटेड, मान लीजिए अचानक बेलनाकार पदार्थ है, जिसके ऊपर हम तांबे के तार को एक समान रूप से लपेट दिए हैं। एक समान रूप से लपेट करके यहां पर आपने जोड़ दिया है कोई AC सोर्स जोड़ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहां पर सेल और रियोस्टेट जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे AC सोर्स जोड़ दिया गया है, और इसको यूज करने के लिए आप चाहते हो कि पावर को चेक करा जाए कि कैसे पावर लॉस हो रहा है। चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक बल्ब की जरूरत पड़ेगी, तो ये बल्ब लगा दिया है, ये है स्रोत। तो यहां पर एक इंसुलेटेड, मतलब ये अचालक बेलनाकार पदार्थ है, ये लीजिए अचालक बेलनाकार पदार्थ, इसके ऊपर आपने यूज किया है तांबे का तार। ये तांबे का तार होता है जिसको हमने एक समान रूप से कुंडली बनाई हुई है, तांबे की कुंडली के रूप में, या फिर एक समान रूप से लपेट करके बना सकते हैं। तो ये बना दिया हमने। फायदा क्या होता है, जितने ज्यादा आप इस तरीके से कॉइल एक समान रूप से बनाते जाएंगे, उतने ही ज्यादा आप प्रेरकत्व बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये एज अ इंडक्टर काम करेगा। ये जो आपका इंडक्टर होगा, ये एज अ आपका सर्किट में जो पाई की वैल्यू थी, जो cos फाई की वैल्यू थी, वो cos फाई की वैल्यू को कम रखने की कोशिश करता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा कोशिश ये है कि हम इसके कंस्ट्रक्शन को पहले अच्छा बनाएं। तो इसकी संरचना को अच्छा बनाने के लिए हमारी कोशिश ये है कि हम तांबे के अचालक तार को, अचालक का मतलब इन दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होगा, तांबे के अचालक तार को, इसके ऊपर कोटिंग होती है, चालक तार को एक समान रूप से बेलनाकार आकृति पर लपेटकर बनाया जाता है, जिसके सिरों को बल्ब व स्रोत से जोड़ देते हैं, जहां कुंडली एक प्रेरकत्व के भांति व्यवहार करती है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है, यह है चोक कुंडली। ठीक, अब मैं बच्चों बात करूं कि चोक कुंडली आपका ये सामने है, तो ये काम होगा कैसे। तो इसको वर्किंग के बारे में समझेंगे, क्रियाविधि के बारे में समझेंगे। ये क्रियाविधि बेसिकली साधारण रूप से या फिर अगर हम आमतौर पे बात करें, तो यहां पर कॉइल में इंडक्टर की वजह से cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम साधारण रूप से या फिर सैद्धांतिक रूप से दोनों का मतलब एक ही है। कुंडली में प्रेरकत्व होने के कारण cos फाई की वैल्यू 0 अथवा फाई की वैल्यू π/2 बनेगी। किसके किसके बीच में ये है वोल्टता व धारा के मध्य क्या है, कलांतर है। ठीक है, तो ये cos फाई की वैल्यू 0 अथवा फाई का जो वैल्यू होगा वो π/2 होगी, जिससे
परिपथ में शक्ति क्षय नहीं होगी। लेकिन ये हो तो पाता नहीं है बच्चों, तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर वाले सेक्शन को हम मिटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे केस में प्रायोगिक रूप से क्या होता है कि इस कॉइल का आपने वायर यूज किया है, जो वायर की लंबाई के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस तो बढ़ी जाएगी, परंतु प्रायोगिक रूप से कुंडली के तार में प्रतिरोध होने के कारण यह प्रतिरोध व प्रेरकत्व परिपथ के भांति व्यवहार करती है। ठीक है, अर्थात cos फाई की वैल्यू ना चाहते हुए भी वही हो जाएगी जो मैंने पहले बताई थी। मतलब ये सर्किट ना चाहते हुए भी ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के भांति व्यवहार करने लगेगी। ठीक, तो ऐसे केस में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम ऐसा अच्छा कंडक्टर यूज करें जिसमें आर की वैल्यू जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो प्रायोगिक रूप में cos फाई की वैल्यू हमारी कोशिश रहती है कि 0 के काफी क्लोज हो, परंतु 1 के अंदर हो, ताकि हमारी सर्किट में पावर लॉस कम से कम हो और हमें प्रॉब्लम से, मतलब हमारी सर्किट जो है कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हमें प्रॉपर एनर्जी देती रहे। तो आपको ये कहानी क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार संधारित्रों को भी पंखों आदि में प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई। तो संधारित्र में क्या होगा कि सी सर्किट होगा, और सर्किट में वायर तो होगी तो सीआर सर्किट हो जाएगी। और यही सेम कहानी उसमें भी होती है, और उसमें भी cos फाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ताकि आपकी सर्किट में पावर लॉस जो है मैक्सिमम ना होकर के उससे कम हो। और यही कारण है कि आप जो फैन वगैरह यूज करते हैं और हम जो इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलाइट और सीएफएल, उसमें जो पावर लॉस है येलो बल्ब की तुलना में, जो कि केवल रेजिस्टेंस सर्किट थी, उसकी तुलना में काफी हद तक एनर्जी कम खर्च होती है, वो पावर एफिशिएंट होते हैं। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।